हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन के बारे में। तो जैसे आपको पता है, मैं सुपरवाइज़र के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेके आई हूँ आपके लिए। तो वीडियो लेक्चर को करते हैं शुरू। और ये वीडियो लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इसमें मैंने हिंदी में भी मैटर ऐड किया है, ठीक है। तो इसमें हम ये जो क्लास है, इसमें पशु की जो नाड़ी गति होती है, एनिमल्स की जो रेस्पायरेशन रेट होती है, और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, और गर्भाधारण अवधि वगैरह, इन सभी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी क्या करें, प्रेस कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री है क्या? एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एक ऐसी ब्रांच, एग्रीकल्चर की एक ऐसी ब्रांच जिसमें क्या है, एनिमल्स के बारे में स्टडी की जाती है, ठीक है। जो भी पालतू जानवर हैं उनको वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिकली तरीके से कैसे रखा जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में, और एनिमल की सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके प्रजनन तंत्र के बारे में, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, इन सभी सिस्टम्स के बारे में पूरी डिटेल से स्टडी करते हैं। वो कौन सी ब्रांच में करते हैं? एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है। तो ये क्या है? एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री में कुछ टर्म्स यूज में ली जाती है। इनसे क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है, एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं इनसे, ठीक है। तो सबसे पहले एक साइड है विशेषता, और फिर है गाय और भैंस, और फिर भेड़, बकरी, सूअर, और पोल्ट्री जिसमें मुर्गियाँ वगैरह आती है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, इसके अंदर जो विशेषताएं हैं, इसमें क्या है, एक टर्म है जैसे कि अगर समूह है कोई भी चीज़ का, ठीक है। इसमें अलग अलग इन सभी को दिया गया है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सभी को। ये इंग्लिश में भी है इसके जस्ट नीचे, ठीक है। ये देखो, ये इंग्लिश में भी है ये टेबल। तो इसमें क्या है कि इसने ये बोला है कि ये जो समूह है, जिसे हम इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं, इस समूह के अंदर क्या रहता है, ये जो समूह है ना, समूह का क्या मतलब है कि बहुत सारी जो गायें हैं वो एक साथ खड़ी हुई हैं, एक जगह पे खड़ी हुई हैं, बहुत सारी गायें, या फिर बहुत सारी भैंस बोल लो, या फिर बहुत सारी भेड़ बोल लो, बकरियां बोल लो, बहुत सारे सूअर बोल लो। तो अगर बहुत सारी गायें एक जगह पे खड़ी हुई है, बहुत सारी काऊ हैं, वो एक साथ ग्रुप में खड़ी हुई हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हर्ड, ओके, उसे बोलते हैं हर्ड। और अगर भैंस ग्रुप के अंदर खड़ी हुई हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हर्ड। और हर्ड को क्या बोला जाता है? हिंदी में झुंड बोला जाता है, ओके। और भेड़ के अंदर अगर बहुत सारी भेड़ें एक साथ खड़ी हुई हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोला जाता है, ओके। और अगर बकरी खड़ी हो तो बकरी को भी क्या बोला जाता है? फ्लॉक। सूअर बहुत ज़्यादा एक साथ खड़े हों तो उन्हें ड्रोव या फिर हर्ड बोला जाता है। पोल्ट्री को क्या बोलते हैं? फ्लॉक। तो ऐसे याद रखना कि पोल्ट्री और भेड़ और बकरी, इनका तो है फ्लॉक, ओके। सूअर का ड्रोव है, हर्ड भी बोलते हैं, और भैंस और गाय जो है उन दोनों का क्या है? हर्ड, ओके। उसके बाद में हम बात करेंगे प्रौढ़ नर की, ओके। तो एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम ये, 1 सेकेंड, ये रहा। प्रौढ़ नर का क्या है, यानी कि अडल्ट मेल जो है, ठीक है। जो अडल्ट मेल है और जो अडल्ट फीमेल है। फीमेल का क्या मतलब है? फीमेल की जो मादा है, और मेल का मीन क्या है? जो नर है, ठीक है। जो अडल्ट नर है जो, तो उसका क्या है, उसे क्या बोलते हैं? इसके कहने का मीन ये है, ठीक है। तो अडल्ट जो नर है ना, जो मेल है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बुल। लेकिन ये अडल्ट नर किसका है? गाय का। गाय की अडल्ट जो मेल है ना, अडल्ट यानी कि प्रौढ़ नर जो है, उसे बोलते हैं बुल या फिर सांड बोला जाता है, ओके। और भैंस के प्रौढ़ नर को क्या बोलते हैं? बुल या फिर भैंसा बोला जाता है। और भेड़ के भेड़ का जो प्रौढ़ जो नर होता है उसे रैम बोलते हैं। और बकरी को क्या बोलते हैं? बक बोला जाता है। सूअर को बोर बोला जाता है। और जो मुर्गी होती है उसको कॉक बोला जाता है, ओके। अब प्रौढ़ मादा की बात करते हैं, नर की बात कर ली, तो मादा में क्या है? प्रौढ़ मादा को क्या बोलते हैं? काऊ या गाय बोला जाता है, ओके। बोफेलो के अंदर बोफेलो या फिर भैंसी बोला जाता है। और भेड़ को क्या बोलती हैं? ईव बोला जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, ईव या फिर रैम वाला, किसे क्या बोलते हैं? तो क्या बोलती हैं? ईव बोलती हैं, ओके। और बकरी को क्या बोलते हैं? डोई, DOE, डोई, डोई बोला जाता है इसे। और सूअर को शो बोला जाता है। और इसे मुर्गी को हैन बोला जाता है, ओके। उसके बाद में बात करेंगे वयस्क नर की, ठीक है। ये पहले हमने बात की थी अडल्ट जो मेल और फीमेल थे उनकी। अब हम बात करेंगे
जो हमारा यंग जो मेल है, यहाँ पे सॉरी इरेज हुआ है, यहाँ पे जो यंग मेल है और यंग फीमेल है, ठीक है। तो यंग मेल या फिर यंग फीमेल को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे पहली बात है कि इसने बोला है वयस्क जो नर है और जो वयस्क मादा है, ठीक है। जो यंग, जो पूरी तरह से यंग है, मैच्योर है जो नर, उसे क्या बोलेंगे, और जो यंग मादा है जो पूरी तरह से मैच्योर मादा है उसे क्या बोलेंगे? तो यंग जो नर है उसे गाय में बोलेंगे बुल या फिर कॉफ, ठीक है, और मादा को हिफर कॉफ, ठीक है। और ये जो काफ है ना, इसके आगे लिखा हुआ है CLF काफ। तो काफ का क्या मीन होता है? काफ का मीन ये होता है कि जो जो नया अभी नवजात जो शिशु है, कि कोई गाय है, कोई काऊ है, उसने क्या किया है, कोई बच्चे को जन्म दिया है, शिशु को जन्म दिया है, चाहे तो वो मेल है चाहे फीमेल है, चाहे वो नर है चाहे मादा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो काफ जो टर्म है ना, ये नर और मादा दोनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसीलिए इनके एंड में, दोनों के एंड में काफ लिखा गया है, ओके। तो जो अगर वो नर है, जो मेल है मान लो, तो उसे बोलेंगे बुल, अगर वो फीमेल है तो उसे क्या बोलेंगे? हीफर, ओके। उसके बाद में बात करती हैं भैंस के क्या बोलते हैं? बुफेलो कॉफ बोला जाता है और हाइफर काफ बोला जाता है, ठीक है। और भेड़ में नर लैम्ब बोला जाता है और मादा लैम्ब बोला जाता है। बकरी की बात करें तो नर किड बोला जाता है और मादा किड बोला जाता है। सूअर की बात करें तो ब्राउलिंग बोला जाता है या फिर मादा पिगलेंट बोला जाता है, ओके। और मुर्गी में क्या बोलते हैं? पुलेट बोलते हैं, ओके। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में बात करते हैं नवजात की, जो अभी अभी हुआ है, जो बहुत ही छोटा है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं काफ। ये मैंने आपको बताया था कि ये काफ दोनों के लिए यूज़ होता है, कि अभी अभी जो हुआ है उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि ये नर है या मादा है, उससे हम क्या बोलेंगे? उसके लिए एक ही टर्म यूज़ होगी कि काफ, ओके। CALF बोलते हैं इसे, काफ, जो नवजात है, जो अभी न्यू बॉर्न हुआ है, ठीक है। भैंस में क्या बोलेंगे? बुफेलो काफ बोला जाता है। भेड़ में लैम्ब बोलते हैं और बकरी में किड बोलते हैं और सूअर में पिगलेट बोला जाता है और जो पोल्ट्री है उसमें चिक बोला जाता है, ओके। मांस की बात करें, मांस का मीन ये है कि जो मीट है उसे क्या बोलते हैं? कौन से पशु के मीट को क्या क्या बोला जाता है? मीट बहुत बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि पूछ लेगा कि बफन जो है वो कौन से पशु का जो मांस है उसे हम बफन बोलते हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप हो सकता है कि भैंस के मांस को हम क्या बोलते हैं, और आपको ऑप्शन में दिया गया होगा, ठीक है। तो जो गाय का मांस होता है ना, उसे बीफ बोलते हैं, ओके। एक बात और याद रखने लायक है कि गाय का जो बछड़ा होता है ना, उसके मांस को विल बोला जाता है, ओके। उसके मांस को क्या बोलते हैं? विल बोलते हैं। और भैंस के मांस को क्या बोलते हैं? बफन बोला जाता है। और भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं? मटन, ओके। और बकरी के मांस को क्या बोलती हैं? चैवन बोला जाता है बकरी के मांस को। और सूअर के मांस को पोर्क बोला जाता है, ओके। और जो पोल्ट्री रहती है ना, उसके मांस को क्या बोलती हैं? चिकन बोला जाता है। ये चिकन तो नॉर्मली हम यूज़ में लेती हैं, चिकन किसके बोलते हैं? मुर्गी का जो मांस होता है ना, उसको चिकन बोलते हैं। सूअर के मांस को हम पोर्क बोलते हैं और बकरी के मांस को हम चैवन बोलते हैं। और जो भेड़ का मांस रहता है उसको क्या बोलते हैं? मटन बोला जाता है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। बफन कौन से मांस को बोलते हैं? भैंस के मांस को। और भेड़ के मांस को बोलते हैं हम मटन बोला जाता है, ठीक है। और जो बकरी का मांस रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? चैवन बोला जाता है। और उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे कि मैथुन की क्रिया को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं टर्मिनोलॉजी जो नहीं देखी है। तो जो मैथुन है, जिसे हम मैटिंग बोलती हैं, ठीक है। तो मैटिंग प्रोसीजर क्या रहता है? मैटिंग में ये रहता है, ये वाला टर्म पहले आएगा जो कास्ट्रेड है, उसके बाद में मैटिंग आएगा, ओके। तो मैटिंग प्रोसीजर क्या होता है? मैटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि क्या होता है कि मेल और फीमेल है ना, वो क्लोज रहती हैं, और जिससे कि क्या होता है कि जो मेल है, जो नर है, वो मादा को क्या करेगा? फर्टाइल करेगा, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोल सकते हैं? इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं मैटिंग, ठीक है। ये वाले प्रोसीजर जो है ये है मैटिंग, ओके। और इसी तरह से ये होता है कास्टर्ड मेल, जो मेल फीमेल को क्या करेगा? फर्टाइल करेगा, ओके। तो उसके बाद में अभी हम देख लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं एक बार फिर से। तो ये जो क्रिया, ये मास का हमने पढ़ लिया। फिर मैथुन क्रिया जो है, उस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है? जो प्रोसीजर होता है ना पूरा, उस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है? हमने तो ये पढ़ लिया कि जो मेल है वो फीमेल को फर्टाइल करेगा, ठीक है, ये मैटिंग है। तो ये प्रोसीजर जो होता है, अलग अलग पशुओं में इन्हें अलग अलग टर्म से जाना जाता है, अलग अलग नाम है इनके, ठीक है। गाय में इस प्रोसेस को बोलते हैं सर्विंग, और भैंस में भी इस प्रोसेस को बोलते हैं सर्विंग, ठीक है। भेड़ में इस प्रोसेस को बोलते हैं टैपिंग,
और बकरी में सर्विंग बोला जाता है। कपलिंग बोलते हैं सुअर में, और जो मुर्गियाँ पोल्ट्री है उनमें भी सर्विंग बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में बच्चा देने की क्रिया कौन सी है, यानी कि जो बॉर्न जो काफ है वो देने की प्रोसीजर, यानी कि बच्चे को पैदा करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी अलग अलग टर्म दी गई है, सभी पशुओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बच्चा देने की प्रोसेस में सबसे पहले गाय में तो उसे बोलते हैं काविंग, ठीक है, और भैंस में भी बोलते हैं काविंग, और भेड़ के अंदर उसे लैम्बिंग बोला जाता है, और बकरी में उसे कीडिंग बोला जाता है, और सुअर में फैरोविंग बोला जाता है, पोल्ट्री में उसे हैचिंग बोला जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये हैचिंग या फिर लाइंग। उसके बाद में बात करेंगे बंधिया कर, जो बंधिया कर्त नर होते हैं, जो सर्टाइल होते हैं, ठीक है, जिन्हें कि मैटिंग के लिए काम में नहीं लिया जाता, ऐसे जो नर हैं, तो ये कौन से हैं, इन्हें गाय के अंदर ये ऐसे जो होती हैं जो बुल, इन्हें क्या बोलते हैं, बुल्क बोला जाता है। ठीक है, भैंस के भी क्या बोला जाता है, बुल्क बोला जाता है। भेड़ वालों को वीडर बोलते हैं, और बकरी में इन्हें बक बोलते हैं, और सुअर में इन्हें हॉन्ग या फिर स्टैग बोला जाता है। ओके, और पोल्ट्री के अंदर इन्हें क्या बोलते हैं, कैपन। ओके, तो ये वाली टर्मिनोलॉजी, इनमें से हर बार 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो मान लो कि ये टेबल आपको याद है ना, तो 3 नंबर तो आपके पक्के हैं ही हैं, ये क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा। जितने भी पहले के पेपर हैं आप सब उठा के देख लो, उनमें आपको इनमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। या तो आपसे ये पूछा होगा कि इसके मेल को क्या बोलते हैं, इसके फीमेल को क्या बोलते हैं, अडल्ट मेल को क्या बोला जाता है, या फिर इसके बच्चा देने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या फिर इसके बंदियाकत नर को क्या बोलते हैं, या फिर मास का। ये 4-5 इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, तो उसके बाद में बात करती हैं, ये क्या है, काऊ, ठीक है, और ये क्या है, भेड़, ये है बकरी, और ये है भैंस। अगर किसी ने नहीं देखी है तो उनके लिए मैंने ये लगा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने देखी तो बहुत अच्छी बात है। ये है सुअर यानी कि पिग, और ये है कैमल, ऊँट, और ये क्या है, मुर्गी। ओके, हैन। उसके बाद में नेक्स्ट चलती हैं, ये वाला हमारा पूरा हो गया। ठीक है, ये जितना हो सके आप इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी को एक बार देख लो। इसमें देखो ये ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल इजी है। अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन रहता है उसे वैलिड माना जाता है, कि उसके गलत होने के चांसेस नहीं रहते। वो बोलते हैं हिंदी में हो सकता है कि टाइपिंग गलत हो तो आपको बोनस नहीं मिलते, अगर इंग्लिश में भी क्वेश्चन उनका गलत हुआ तो आपको बोनस मिलने के चांस रहते हैं। तो आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है एक बार। ठीक है, तो इंग्लिश में थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ था हर्ड, और यहाँ पे इसकी स्पेलिंग है बस, और झुंड बोलते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे जो अलग अलग पशु है उनका जो टेम्परेचर रहता है या फिर गर्भाधारण अवधि है, यानी कि गर्भाधारण अवधि का क्या मतलब है कि जब काऊ प्रेग्नेंट हो जाती है तो कितने टाइम बाद क्या करती है, काऊ को जन्म देती है, उसे बोलते हैं गर्भाधारण अवधि। ठीक है, यानी कि कितने दिन तक रहती है। ये अलग अलग पशुओं में ना अलग अलग दिन तक रहती है। कोई जैसे कि गाय है उसमें 282 दिन, जैसे कि ह्यूमन है, ठीक है, हम हैं इंसान में 9 मंथ का टाइम लगता है बच्चे को जन्म देने में। ये गर्भाधारण अवधि कितनी रहती है, 9 मंथ की रहती है। उसी टाइप से इनकी भी अलग अलग रहती है। ठीक है, तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। मैंने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया आप उसमें भी देख लो, इनमें से एक आधा क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। गर्भाधारण अवधि है तो इसमें एक साइड पशु का नाम मेंशन किया गया है, फिर इनका शारीरिक टेम्परेचर, और फिर इनकी नाड़ी गति। ठीक है, यानी कि जो इनकी नर्व जो है ना वो 1 मिनट में कितनी बार चलती है, या फिर कितनी बार जैसे अपने आप नाड़ी गति चेक करते हैं ना हाथ से, ठीक है, तो उसी टाइप से इनके भी नाड़ी गति चलती है। जो संजीव है उनकी चलेगी, तो इसका नाड़ी गति है कि नाड़ी गति कितनी चलती है पर मिनट। और फिर बात है गेस्टेशन पीरियड या फिर गर्भाकाल की, ठीक है, कि कितने टाइम तक रहता है कौन से पशु के अंदर। तो सबसे पहले हम गाय की बात करेंगे, ये डिग्री सेल्सियस में है दिया हुआ, और ये वाला जो पोर्शन है डिग्री फारेनहाइट में दिया हुआ है। ठीक, कई बार फारेनहाइट में पूछ लिया जाता है, इसीलिए फारेनहाइट में भी दे दिया। गाय का क्या है, 38.5 डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, और भैंस का कितना रहता है, 37.5 डिग्री सेल्सियस, और बकरी का रहता है 39.1 डिग्री सेल्सियस, और भेड़ का रहता है 38.9 डिग्री सेल्सियस। और ऊँट का कितना रहता है, अगर हम सुबह के 6 बजे की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस, और शाम के 6 बजे की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर रहता है। सूअर की बात करें तो 39.2 डिग्री सेल्सियस, और मुर्गी की बात करें तो 41.7 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है, इसका टेम्परेचर रहता है। ये इसका फारेनहाइट में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, फिर बात करते हैं हम
नाड़ी गतिकी की जो नाड़ी की गति है वो कौन से पशु में कितनी रहती है, तो गाय की कितनी रहती है 40 से 50, ठीक है। 1 मिनट में जो नाड़ी है वो कितनी बार चलती है, 40 से 50 बार, ठीक है। और भैंस की भी 40 से 45 बार, इसके अराउंड ही है। बकरी की बात करें 70 से 80 बार, भेड़ की बात करें तो इसकी भी 70 से 80 बार। गाय और भेड़ जैसे कि गाय है और भैंस है और बकरी है और भेड़ है, इनका डाटा है ना, कुछ कुछ डेटा इनके सेम मिलेंगे। जैसे कि अब देखो इन दोनों का डेटा ये वाला तो सेम ही मानो, ठीक है। और बकरी और भेड़ का ये वाला डेटा है, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक से याद करना, इनका सेम ही है, 70 से 80 रहेगा, ठीक है। ऊँट की बात करें तो 28 से 32, और सूअर की बात करें तो 60 से 80, और मुर्गी की बात करें तो 200 से 350। तो सबसे ज़्यादा जो है नाड़ी गति किसकी रहती है, मुर्गी की रहती है, ओके। 200 से 350, यानी कि 1 मिनट में 200 से 350 बार जो नाड़ी वो चलती है, ठीक है। फिर गर्भाधारण की बात करें, गेस्टेशन पीरियड की बात करें। गेस्टेशन पीरियड मैंने आपको बता दिया किसे कहते हैं, गर्भाकाल, यानी कि जब से काऊ प्रेग्नेंट हुई है या फिर कोई भी जो पशु है वो एनिमल जो है वो प्रेग्नेंट हुआ है, ठीक है। और जब वो बच्चा पैदा करेगा, काल्विंग प्रोसेस होगी, उस बीच का जो टाइम, ये जो टाइम लगेगा ना यहाँ पे, इस टाइम को बोलते हैं गर्भकाल, ओके। गेस्टेशन पीरियड, और गेस्टेशन भी टर्म यूज़ में लेते हैं। गेस्टेशन का क्या मीन है कि जब प्रेग्नेंट हुई है और जब बच्चा देगी या फिर काल्विंग की प्रोसेस होगी, उस बीच में जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, उस प्रोसीजर को बोलते हैं गेस्टेशन। और इस प्रोसीजर को होने में जो टाइम लगता है इसे बोलते हैं गर्भाकाल या फिर गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। एक ही टर्मिनोलॉजी है, इनका अलग अलग यूज़ किया गया है। फिर बात करेंगे इनके गेस्टेशन पीरियड का, तो गाय कितना टाइम लेती है पूरे गेस्टेशन पीरियड में, 282 दिन के अराउंड लेती है। और जो भैंस है वो कितना टाइम लेती है, 310 दिन, ठीक है, 1 साल के अराउंड। और बकरी की बात करें तो 148 दिन, भेड़ का 150 दिन। बकरी और भेड़ का सेम सही है, 148 दिन कौन लेगी, बकरी, और भेड़ कितना टाइम लेगी, 150 दिन। उसके बाद में ऊँट की बात करते हैं, जो हमारा कैमल है, तो वो कितना टाइम लेगा, 390 से 410 दिन, ओके। तो सबसे ज़्यादा टाइमिंग इसी का रहा, किसका रहा, ऊँट का, 390 से 410 दिन, ओके। और फिर बात करेंगे सूअर की, तो 114 दिन लेगा सूअर गेस्टेशन पीरियड को पूरा करने में। और जो मुर्गी है वो 21 दिन लेगी, ठीक है। यानी कि जो अंडे से जो चूजा बाहर निकलता है, उस चूजे को अंडे से बाहर निकलने में 21 दिन लगेंगे, ओके। तो ये पूरा गेस्टेशन पीरियड हो गया इन 5 या 6 एनिमल्स जो हमारे सिलेबस में है। उसके बाद में इंग्लिश में मेंशन किया गया है, वही है जो सेम ऊपर था, वही इनका टेम्परेचर अलग अलग और इनकी रेट है, ठीक है। पल्सेस रेट है एक साइड रेस्पायरेशन रेट है, कि एक मतलब एक टाइम में कितनी बार सांस लेती हैं या रेस्पायरेशन लेती हैं, ठीक है, पर मिनट का है ये, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स के हैं। वैसे ऊपर हमने पढ़ लिया था, तो इसके अंदर यही है। तो फर्स्ट जो है एनिमल है, ठीक है, तो उसका गेस्टेशन हिंदी में पढ़ लेते हैं, नीचे भी दिया गया, फिर हिंदी वालों को होगा कि समझ नहीं आया भाई क्या पढ़ा दिया। प्रजनन चक्र जो है, जिसे हम रिप्रोडक्टिव साइकिल बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव पीरियड बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या रहता है, पशु है एक साइड, मैंने मेंशन किया पशुओं के नाम। सेकंड जो ये 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन स्टेजेस के बारे में ही बात कर लेते हैं। प्यूबर्टी है, इसके बारे में तो हमने बात कर ही लिया कि जब जो हमारा पशु है जो मैच्योर हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है, यानी कि गाय है चाहे वो भैंस है, जो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी, यानी कि एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएगी जब वो क्या होगी कि फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम वो काल्विंग के लिए तैयार होगी या फिर पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं मध्यकाल की, ओस्ट्रस साइकिल की, ठीक है। तो ओस्ट्रस साइकिल का भी क्या रहता है, ओस्ट्रस साइकिल में ये रहता है कि जब ओस्ट्रस साइकिल में आएगा तो पशु, तो उसमें क्या होगा ना, उसके जो यूट्रस है या फिर ब्लड सप्लाई है उसमें चेंजेस होने लगेगा, ठीक है। यानी कि फीमेल जो है ना वो क्या होगी, पूरी तरह से एग्री हो जाएगी मेल स्पर्म्स को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, जो मेल का जो नर का स्पर्म है उसे ऑब्जर्व करने के लिए। उसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और फिर जो आगे का प्रोसीजर होगा, ये है पूरा ओस्ट्रस साइकिल, ठीक है। मध्य चक्र, अब मध्यकाल की बात करते हैं, हीट पीरियड। जब हीट पीरियड का क्या मीन है, जब काऊ या फिर कोई भी एनिमल है जो हीट पीरियड में आता है, तो उसमें क्या होता है, खाना पीना बंद कर देती हैं, बहुत ही कम खाना खाती हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि ये कुछ दिन बाद, मतलब ये लगभग कितने दिन बाद,
आता रहता है, ये 21 डेज़ के बाद फिर से रिपीट होता है, ठीक है। ये कब तक रिपीट होता रहता है, ये उसी मतलब ये तब तक रिपीट होता है जब तक कि क्या नहीं हो जाए, जब तक फर्स्ट कार्विंग नहीं हो जाती, यानी कि एम्ब्रियो बनना शुरू नहीं हो जाता। ओके, ये 21 डेज, मान लो ये आज आई है, ठीक है, आज पशु जो है वो हीट पीरियड में है, उसके बाद में कोई भी मैटिंग प्रोसेस नहीं हुई, कोई भी एम्ब्रियो नहीं बना, तो उसके बाद क्या होगा, 21 डेज़ के बाद फिर से ये पीरियड शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग पशुओं के अंदर इसकी टाइमिंग अलग अलग रहती है। ओके, तो इसका ये दिया हुआ है कि प्यूबर्टी किसकी कितनी होती है, तो काऊ की कितनी होती है, 24 से 30 माह, बोफेलो की 30 से 42 मंथ, और गोट की 15 से 18 मंथ रहती है, शिप की 15 से 18 मंथ रहती है, और कैमल की 36 से 48 मंथ तक रहती है। मध्य चक्र या फिर अवधि या फिर ओस्ट्रोसाइकिल की बात करेंगे, काऊ में 21 दिन रहती है, बोफेलो में भी 21 दिन रहती है, गोट में कितनी रहती है, 18 से 21 दिन, और शिप की 15 से 18 दिन तक रहती है, और कैमल की 14 दिन तक रहती है। फिर बात करें अगर हीट पीरियड या फिर मध्यकाल अवधि की, तो 18 घंटे रहती है काऊ की, और 27 घंटे इसकी रहती है बोफेलो की। अब मध्यकाल अवधि जो है हीट पीरियड का क्या मीन है, यानी कि एक ऐसा पीरियड, जैसे कि मान लो आज जो कोई पशु है, गाय एग्जाम्पल ले लो, गाय जो है वो हीट पीरियड में है, तो यानी कि एक ऐसी टाइमिंग कि हम कब तक उसे क्या करवा सकते हैं, मैटिंग की प्रोसेस उसमें करवा सकते हैं, वो वाला टाइम पीरियड जो रहता है उसे बोलते हैं हीट पीरियड, ठीक है। तो काऊ में ये टाइमिंग रहता है 18 घंटे का, 18 घंटे के बाद क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है मैटिंग करवाने का, ये इसका टाइमिंग रहेगा। गाय का जो है वो रहेगा 18 घंटे, बोफेलो का रहेगा 27 हावर्स, ठीक है, और गोट का कितना रहेगा, 2 से 3 दिन, और शिप का रहेगा 1 से 2 दिन, इनका अलग अलग रहता है, ठीक है। गाय और भैंस का तो रहेगा घंटों में, और जो अपनी बकरी और जो भेड़ है ना, उन दोनों का रहेगा दिन में, ठीक है। यानी कि जो गोट है उसका 2 से 3 दिन में हम कभी भी करवा सकते हैं मेटिंग की प्रोसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शिप में भी 1 से 2 दिन में कभी भी मेटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये इनका इम्पोर्टेंट है, अलग अलग रहता है सभी एनिमल्स का। फिर हम बात करेंगे कि जो मिल्क है, जो दूध है, उसके अंदर कंपोजिशन, यानी कि जो मिल्क है वो किससे मिलके बना हुआ है, ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उनकी मात्रा क्या क्या रहती है, उनकी परसेंटेज क्या क्या रहती है। तो जो मिल्क है उसमें कंपोजिशन जो रहता है वो रहता है, एक साइड मैंने पशुओं के नाम मेंशन किए कि एनिमल कौन कौन से हैं, एक साइड है ये वाटर की क्वांटिटी कितनी रहती है, और फैट कितनी रहती है, प्रोटीन कितना रहता है, और लैक्टोज कितना रहता है। अब लैक्टोज क्या होती है, लैक्टोज दूध के अंदर जो शर्करा पाई जाती है ना, उसे बोलते हैं लैक्टोज, जिसके कारण जो दूध है उसको वो क्या होता है, मीठा होता है, ठीक है। तो वो शर्करा है, उसका नाम क्या है, लैक्टोज। ओके, तो उसके बाद में बात करते हैं जो काऊ है, जो गाय है, उसके अंदर उसका जो दूध है ना, उसके अंदर जो पानी पाया जाता है वो होता है 86.61%। ओके, और फैट की बात करें तो 4.25% पाई जाती है, और प्रोटीन की बात करें तो 3.58% पाई जाती है, और लैक्टोज कितनी पाई जाती है, 4.96%, ठीक है। ये रहा काऊ का जो मिल्क है उसका कंपोजिशन, यानी कि काऊ के दूध के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे हम बोफेलो की, यानी कि भैंस के दूध के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो 82.76% पानी पाया जाता है, यानी कि गाय के दूध की तुलना में भैंस का जो दूध होता है वो क्या होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है। और गाय का दूध क्या होता है, इसकी तुलना में थोड़ा बहुत ज़्यादा पतला होता है। ओके, उसके बाद में फ़ैट की बात करेंगे तो 7.38% रहता है। ये जो डार्क किए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए इन्हें डार्क किया गया है, ठीक है। 7.38% जो है क्या रहता है, वसा या फिर फैट रहती है बुफेलो के दूध में। प्रोटीन कितना रहता है, 3.80% जो है प्रोटीन रहता है, और लैक्टोज कितना रहता है, 4.9% लैक्टोज रहता है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे हम गोट की या फिर बकरी की, तो गोट में 87% क्या रहता है, पानी रहता है गोट के बकरी के दूध के अंदर, ठीक है। और फैट कितना रहता है, 3.5%, प्रोटीन 3.1% और लैक्टोज 4.6%। बात करें भेड़ की तो 79.50%, ठीक है, वाटर रहता है, पानी जो है इसके दूध में रहता है, और वसा कितनी रहती है, 5.3%, और प्रोटीन कितना रहता है, 5.5%, और जो लैक्टोज है वो 4.6%। फिर कैमल की बात करते हैं तो कैमल में जो फैट पाई जाती है इसके दूध में वो 4.9% पाई जाती है। एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि जो ऐसा कौन सा पशु है जिसके दूध के अंदर सबसे ज़्यादा इंसुलिन हार्मोन की मात्रा पाई जाती है,
तो वो उसका जो राइट आंसर था वो था कैमल, यानी कि ऊँट के दूध के अंदर सबसे ज़्यादा इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में प्रोटीन की बात करेंगे तो 3.7% प्रोटीन पाया जाता है। फिर लैक्टोज की बात करेंगे तो 5.1% जो है वो लैक्टोज पाया जाता है। ह्यूमन की अगर हम बात करें, यानी कि जहाँ जो हम हैं मनुष्य जो है उनकी बात करें तो उनके मिल्क के अंदर 4.5% तक फैट पाई जाती है, 1.1% तक प्रोटीन पाई जाती है और लैक्टोज कितनी पाई जाती है 6.8% तक। इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली थी कि क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पेपर में यही चीज़ ज़्यादा पूछी गई है, जो सबसे ज़्यादा है या तो किसी में या सबसे कम है। ठीक है, फैट जो है वसा जो है वो सबसे ज़्यादा किसके दूध में पाई जाती है, भैंस के दूध में पाई जाती है। इससे ज़्यादा फैट और किसी की भी एनिमल के दूध में नहीं पाई जाती। ठीक है, और बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा कौन से पशु या फिर कौन से एनिमल के दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो जो भेड़ है उसके दूध के अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है 5.5%। ठीक है, और लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज कौन से पशु के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये कोई भी पशु के अंदर नहीं पाया जाता, ये ह्यूमन में यानी कि हम में सबसे ज़्यादा, हमारे दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 6.8% तक इसकी मात्रा रहती है लैक्टोज की। ओके, दैन नेक्स्ट बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी कुछ जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आई हुई थी, चाहे वो जेट का रहा हो या सुपरवाइज़र का या BHU का या ICAR का, जिनमें पूछा गया था कि टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि जो भारत है उसमें टोटल लाइव स्टॉक कितनी है, टोटल जो पशु हैं उनकी संख्या कितनी है, तो कितनी है 529.7 मिलियन। ठीक है, टोटल ये 2009 से 2010 का जो जनगणना हुई थी पशु की उसका आंकड़ा है या उसका डेटा है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की शेयर ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार के अंदर जितने टोटल पशु हैं ना उनमें से कितने परसेंट पशु जो हैं वो अपने इंडिया या अपने भारत के अंदर हैं, तो पूरे विश्व के 15% जो पशु है ना, जो एनिमल है वो अपने भारत के अंदर है, अपने इंडिया में। उसके बाद में कैटल पॉपुलेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो कैटल है, अब कैटल का क्या मीन है, कैटल का मीन है कैटल में ओनली काउ फैमिली को ही रखा जाता है। ठीक है, बुफैलो या शिप या गोट, कैमल, इन सब में से किसी को इंक्लूड नहीं किया जाता, ओनली जो गाय है उसी को रखा जाता है। ठीक है, काउ फैमिली को रखा जाता है। तो इसने पूछा है कि इंडिया के अंदर जो कैटल है वो कितनी है, तो कितनी है मोर देन 205 मिलियन, यानी कि 205 मिलियन से भी ज़्यादा जो क्या है काऊ है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे बुफैलो पॉपुलेशन की कि जो भैंसें हैं वो कितनी है, तो 84 मिलियन। और फिर बात करेंगे काऊ का मिल्क जो होता है, काऊ का जो दूध होता है गाय का, उसके दूध का कलर है ना येलो होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा येलो होता है, तो वो जो येलो कलर होता है ना उसका क्या रीज़न है, तो वो जो कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है उसके अंदर, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है इसका कलर जो है वो येलो रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस द मिल्क इज़ वाइट इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो किसकी प्रेजेंस के कारण जो दूध है उसका कलर वाइट होता है। पहले हमने पढ़ा था कि येलो किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण येलो रहता है, और वाइट किसके कारण होता है, कैसीन के कारण। ठीक है, कैसीन के कारण तो क्या रहता है, वाइट रहता है, और येलो किसके कारण रहता है, कैरोटीन के कारण रहता है। फिर है मिल्क प्रोडक्शन इज़ मैक्सिमम इन, यानी कि सबसे ज़्यादा जो दूध है, जो मिल्क है उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, यानी जो सबसे ज़्यादा दूध कहाँ पे होता है, तो उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है दुग्ध उत्पादन में या फिर मिल्क प्रोडक्शन में, और 2nd नंबर पे अपना राजस्थान है। फिर बात करेंगे कि मिल्क के अंदर है ना एक एलिमेंट की कमी पाई जाती है, जो दूध होता है ना उसमें एक एलिमेंट की कमी रहती है, तो वो कौन सा एलिमेंट है जिस एलिमेंट की दूध में कमी रहती है, तो आयरन या फिर Fe जो है उसकी कमी रहती है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए हैं जिनका कि आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने अभी अभी जस्ट दूध को निकाला है, चाहे वो कोई भी जानवर है। ठीक है, यानी कि चाहे गाय है, भैंस है या बकरी है या भेड़ है या कैमल है, तो उनके दूध को जब हम निकालते हैं उसके जस्ट बाद में अगर हम उनकी जो pH वैल्यू है उसको हम देखेंगे तो नॉर्मली फ्रेश दूध की pH वैल्यू कितनी रहती है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है जो एग्ज़ाम में पूछा गया था। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क इज़, ठीक है, जो दूध है उसको जब बॉयल किया जाता है, जब उबाला जाता है, तो उसका वो जो हाईएस्ट पॉइंट रहता है वो कितना रहता है, इसका जो टेम्परेचर है वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। आपको नेक्स्ट जो वीडियो है जो काऊ ब्रीड की वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।